जो हमारे जो वरिष्ठ बैठे हैं उनके सब साथ में काम किए, सब एक व्यवस्था बनाएं। उन व्यवस्था के अंतर्गत सब अपने मन की बातें, खासकर जो हमारे पहले बुलाना चाहूँगा कि वे आएँ और हमारे बीच संजीव यादव। संजीव हमारे बीच में नहीं रहा और खासतौर पर है और पूरा भविष्य न केवल उसका बल्कि पत्रकारिता जगत का भी एक भविष्य का कहीं ना कहीं जो संभावनाएं हैं उसके साथ जुड़ी हुई थी। वो लगातार इतनी तेजी से, तीव्र गति से और बहुत अच्छे तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में सोपान पार कर रहा था। और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात थी कि जब यहाँ का एक स्थानीय व्यक्ति कोई चीज़ करता है और जब कोई बाहर से कोई आकर और यहाँ पर जमकर यहाँ की परिस्थितियों को अपनी अनुकूलता में लेकर और जब आगे बढ़ता है तो दोनों में बहुत ज़्यादा बेसिक अंतर होता है। ये रायगढ़ की खासियत है, हमारे वरिष्ठजनों की खासियत है कि वो लोग अपनाते हैं। भाई साहब का मैं तहे दिल से इसलिए शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि कम से कम पत्रकारिता की बात या उनके जाने के बाद कोई एक्सीडेंट के बाद में हम लोग बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की सब बातें करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं पाता है। आज अगर कुछ हो पा रहा है बीमा के माध्यम से, क्योंकि हम लोग सालों से ये योजना मना रहे हैं कि पत्रकारों के लिए कुछ होना चाहिए। हम लोग एट ए टाइम फिर चंदा करते हैं क्योंकि सभी पत्रकारों की स्थितियाँ लगभग एक सी होती हैं। हो सकता है 8-10 पत्रकार अच्छे हों जो आर्थिक रूप से मदद कर सके, लेकिन एक जो ये बीमा की रकम है, अगर 4 लाख की रकम किसी व्यक्ति को मिल जाती है उसके परिजन को, तो एट ए टाइम बहुत बड़ा सपोर्ट है उसके लिए। बहुत बड़ी रकम नहीं है लेकिन एक सहयोग बहुत बड़ा है और एक मोरल सपोर्ट की कम से कम पत्रकारों ने उसकी फैमिली के लिए कुछ तो किया। एक हमेशा के लिए उनके दिमाग में ये चीज़ जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा कदम था। और मुझे लगता है अब जो सदस्य इसमें रह गए हैं या अगर जो यहाँ पे सहमति बने कि न केवल रायगढ़ लोकल के बल्कि अगर हमारे संवाददाता लोग भी हैं जो बाहर से भी जो क्षेत्र, उनको भी जोड़े अपन, क्योंकि हैं तो बेसिक पत्रकार हो, उनके पास और कोई व्यापार नहीं है। वो पत्रकारिता में भले वो हाकर है तो हाकर भी एक पत्रकार का ही है क्योंकि वही काम कर रहा है। तो उन सबको हम जोड़ें और ताकि अगर इस प्रकार से कोई दुर्भाग्यजनक घटना होती तो उसका लाभ उसको मिले। बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। नहीं एक मेरा लगता है कोई सहमत ना हो ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी चाहे वो हॉकर भी हैं, सभी के लिए हम लोग तैयार हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बीमा करवाया गया है, हालांकि पैसा कितना लगे मायने नहीं रखता, लेकिन एसोसिएशन की तरफ से जितने भी पत्रकार भाई हैं जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, ये सभी के लिए निःशुल्क है। जैसा प्रवीण ने कहा कि हम सब बहुत बोलते हैं लेकिन करता कोई नहीं है, करने के लिए आगे नहीं आता। ये कोई आगे आता है तो हम ही उसका टांकी से लगते हैं। ये चीज़ पता नहीं बाहर का तो नहीं मालूम, रायगढ़ में बहुत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सामूहिक हित की बात आए, व्यक्तिगत हित की भी बात आए, तब तो एक होना चाहिए। संजीव से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी था और पड़ोसी रहने के चलते हमारे पास जब भी घर से निकलते थे अधिकांश मुलाकात होती रहती थी। तो सबसे दुख की जो घड़ी है मेरे लिए तो व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। और जो भी बीमा की बात और क्या होना चाहिए इस पर तो रामचंद्र भैया पूरा व्यक्त कर ही रहे हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में क्या करना है क्या नहीं करना है आपस में सलाह एकजुटता बहुत जरूरी है और इससे ज़्यादा मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। धन्यवाद। अवसर पर भाई संजीव के लिए मैं तो नहीं कहूँगा कि वो एक ऐसा लड़का झारखंड से यहाँ आया दैनिक भास्कर के रास्ते, कि लगता ही नहीं कि संजीव कोई नया व्यक्ति हम लोगों के बीच में आया। वो बढ़िया उसका जो है बिहेव और हमेशा खिलखिलाता चेहरा, इतना जल्दी सारे लोगों के बीच इतना अपनापन हुआ कि उसकी इस घटना से जो है बड़ा मन व्यथित हुआ सुन करके। उसके पारिवारिक समीकरण से तो मैं कभी अवगत नहीं हुआ, रोज मिलता जुलता था, कभी पात्रों जी के साथ भी घूमते घामते और अन्य साथियों के साथ पत्रिका में भी आया। और संजोग से वो प्रमोशन पे गया था, ये उसकी प्रतिभा ही है जो उसको पत्रिका जैसे अखबार का ब्यूरो चीफ बना करके जान के भेजी। अब जिंदगी और मौत को तो कोई रोक नहीं सकता, कब कहाँ क्या स्थिति होगी। दो घटनाएं और हम लोगों के बीच पत्रकार साथियों की हुई, चाहे वो मालाकार की रही हो
बहुत बढ़िया लड़का था, मनोज ठाकुर। लेकिन हम लोग चाह के भी किसी के लिए कभी कुछ कर नहीं पाए। जब ये बात आती है कि पत्रकारों को सहयोग करना है तो 10-5 को छोड़ करके बाकी लोगों को लगता है कि क्या बोले, कैसे करें, बड़ी संकोच की स्थिति होती है। और मैं इस मामले में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि भाई रामचंद्र शर्मा को यथा नाम तथा गुण, इतना बड़ा जो है एम्पायर चलाने के बावजूद आज हम लोग एक घर चलाते हैं, 2 समाचार लिखते हैं, उसके लिए इतना टाइम नहीं रहता कि कोई रिश्तेदार से बात कर सके। लेकिन भाई रामचंद्र शर्मा इतना काम करने के बावजूद जो है कम से कम ये चीज़ तो सोच लिया इन्होंने। और आज के समय में जहाँ किसी का फायदा हो उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं, हर आदमी अपने बारे में सोचता है। लेकिन इन्होंने जो इस तरह का काम किया और एक छोटी सी राशि, लेकिन माना जाए तो बहुत बड़ी राशि है जो है कि आज जहां हम लोग इतने नर्वस थे, आज कम से कम इस बात से लगता है कि एक भाई के कोशिश से कुछ न कुछ योगदान संजीव के परिवार के लिए हो रहा है। मैं इसके लिए भाई रामचंद्र शर्मा को भी बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पल वो धन्यवाद करनी है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे भी, पत्रकार बिरादरी के तौर पर भी, पूरे विश्व समाज की ओर से भी कि संजीव शर्मा की आत्मा को ईश्वर शांति दे और इस असीम दुख की घड़ी में उसके पीड़ित परिवार को सहन शक्ति प्रदान करें। ज़्यादा ना कहते सिर्फ यह कहूँगा, संजू से भी मेरा लगाव एक छोटे भाई की तरह था और जब भी मिला वो हंसता हुआ चेहरा उसका हमेशा सामने आता है। और ऐसी दुखद घटना से पूरा मन विचलित हो जाता है कि भाई हम लोग दूसरों के लिए सब कुछ करते रहते हैं पर हमारे लिए क्या। यहाँ प्राय जितने बैठे हैं इनमें से बहुत से लोग मेरे साथ काम किए हैं या कर रहे हैं, सभी प्राय छोटे भाई हैं, बड़े भैया सुभाष भैया हैं, रमेश भैया हैं। मैं देखता हूँ कि भाई पत्रकार सदैव दूसरों के लिए करता है, अपने लिए वो सोच भी नहीं पाता। तो कल भी मेरी रामचंद्र से बात हो रही थी कि भाई ये 1 साल का बीमा इस साल से हुआ है, दिया बीमा का हर साल अपन प्रयास करेंगे कि पत्रकारों के लिए आने वाले समय में भी इसकी किस्त अपन पटाएं और यह बीमा कोशिश करेंगे कि सभी के लिए हो, क्योंकि 1 साल में जो भी घटना हो नहीं हो, आने वाले समय में भी इसकी स्थिरता बनी रहे और कम से कम भी हमारे पत्रकार भाई सुरक्षित रहे, उनके परिजनों को जो भी लाभ मिल सके। और जमीन के लिए भी अपन प्रयास करेंगे। अब चुनाव खत्म हो गया है कि हम कुछ दे ना सके तो कम से कम भी अपने पत्रकार साथियों को एक छोटा सा जमीन का सहयोग भी आगे आने वाले समय में करने की इच्छा है। और 15 दिसंबर को मंत्रिमंडल गठन होने के बाद इस काम में भिड़ेंगे कि हम बीमा के बाद दूसरे तौर पर जमीन का काम में भी पूरी तौर से लगेंगे कि हम अपने जितने भी संगठन के पत्रकार साथी हैं उनको एक निश्चित जमीन हम प्रदान करेंगे। आज की इस शोक श्रद्धांजलि सभा में मैं संजीव शर्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुखद घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। यदि सभी सहमत होंगे या जो नहीं भी हैं उनसे भी हम सहमति ले लेंगे। कसम तो नहीं खाना चाहता मैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप सब लोग एक स्वर में ये बोल दें कि आप सब एक हैं और यहाँ विधायक, प्रभारी मंत्री या सीएम जो भी बनेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बिना कसम खाए, यदि आने वाली सरकार में यदि हम जमीन नहीं ले पाए तो मैं अपना अखबार बंद कर दूंगा। इतनी दम है इतना पत्रकार बिरादरी में, मैं अपना अखबार बंद कर दूंगा यदि जमीन नहीं दिला पाए। शर्त एक ही है, शर्त एक ही है, एक मत होकर के दिमाग लगाए बिना सामूहिक जा रहे हैं तो जो सीनियर हैं 4, 5, 6 वो बात करेंगे, आवेदन सबका रहेगा, सबका नाम रहेगा। और मेरे भाइयों जब जमीन मिलेगी तो सबको मिलेगी, सबको मतलब फील्ड में है, टेबल में है, क्रमशः जो जैसे जैसे क्रम आता है। कितने पत्रकार होंगे भाई रायगढ़ में? 150 से ज़्यादा होंगे क्या? यदि हम 10 एकड़ की मांग करेंगे, 7 एकड़ देंगे तो 7 एकड़ में 150 लोग के लिए आराम से 1200 स्क्वायर फीट का मकान जमीन मिल जाएगा। इसलिए आपको कभी कोई बोलता है या उल्टा बोलता है
या मैं सामान्य शब्दों में कहूँ कि भड़काता है, तो आप समझदार हो, आप तो बोल सकते हो भैया आज तक नहीं हुआ, अब होने जा रहा है, तो क्यों बोल रहे हो? हुए मैं उसको जानते हुए मेरी जगह पे आया, मैं यहाँ आया। जिस दिन संजू ज्वाइन किया मुझसे एक ही शब्द बोला था, भैया आप ही ब्यूरो चीफ हो और आप मुझे मार्गदर्शन देंगे, मैं उसी तरह काम करूँगा। हॉस्पिटल में भी उससे मिला मैं, उसने मुझे बोला तो भैया मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं और मेरे जितने कलीग हैं, चूड़ामणि, मेरे दीपक मिश्रा, जितने मेरे चित्रंजन, धीरज, जितने भी लोग मेरे टीम में हैं, सब लोग बोले भैया चलना है संजीव भैया को देखने। मैं एक रात जगा था, उसके बाद भी हम लोग बाई रोड गए, आधे रास्ते में गए। जैसे ही सूचना मिली, फोन आया जैन का कि संजीव नहीं रहा, मतलब हम लोगों से ऐसा लगा कि जैसे जो जोश से हम लोग जा रहे थे कि संजीव को स्वागत करेंगे, संजीव को बोलेंगे, राहत देंगे, तो सारी अरमान हमारे पानी में फिर गए थे। सबसे बड़ा दुखद पल था मेरा वहाँ पे, जो हॉस्पिटल का मैं देख के उसको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो अभी तक मैंने यहाँ पे समझा, पत्रकार के जितना भी जीवन है उसमें सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, और जो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है वो सिक्योरिटी की है। ना हम अपने बच्चों को कुछ सिक्योर लाइफ दे सकते हैं, ना हमारी कोई सिक्योर लाइफ है। हमसे देखा जाए तो मजदूरों के लिए हम काम करते हैं, बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, सबके लिए नियम कानून बनाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं खड़ा होता। तो इसके लिए हमें खुद लड़ना होगा, खुद हमें अपने बारे में सोचना होगा, और इसके लिए एकता बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भैया ने बोला कि संजीव के परिवार को 4 लाख रुपए का जो सहायता राशि मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि संजीव की भरपाई हम करोड़ों रुपए देकर भी कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि उसकी पत्नी को, उसके बच्चे के लिए कुछ तो हो पाया है। आगे भी कुछ ऐसी चीज़ें आए पत्रकारों के लिए, उनके ऊपर हमले होते हैं, उनके ऊपर लोग उनको दुश्मन की नज़र से देखते हैं। क्यों? पत्रकार क्या है? किसी से किसी पत्रकार की दुश्मनी नहीं होती, वो अपना कर्म करता है और बुराई को उठाता है। हाँ, और कोई भी, मैं कहता हूँ, हम एक खबर लिखते हैं तो 2 पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा होगा, एक बुरा होगा। जिसके पक्ष में हम लिखेंगे वो हमको अच्छा से आवाज़ी देगा, लेकिन जिसके भी पक्ष में वो खबर जाएगी हम उसके लिए दुश्मन बन जाते हैं। ना कोई मोटिव, ना कोई हमारा उद्देश्य है, लेकिन हम दुश्मन बनते हैं। तो इस परिस्थिति में हमको अपनी सिक्योरिटी के लिए सोचना पड़ेगा और उसके लिए एक साथ काम करना होगा। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। हालांकि ये बहुत दुख की वो है, और मैं सभी साथियों से एक निवेदन करता हूँ कि मेरे छोटे भाई संजीव के लिए, आत्मा की शांति के लिए बस भगवान से प्रार्थना करिए, वो जहाँ भी जन्म ले, जहाँ भी हो, और उसके परिवार को बस सुख समृद्धि और आत्मा की शांति के लिए। ज़्यादा काम करने का अवसर तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो उसके बारे में जानकारी मिल रही है, उससे पता चलता है कि वो कितना जुझारू, जीवट और सरल और सौम्य व्यक्ति था। मैं उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। 45 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ, और इस 45 साल में मैंने देखा है कि पत्रकारों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। खास करके रायगढ़ में इस प्रकार की कोई योजनाएं नहीं बनी जिससे कि पत्रकारों को कोई सहायता मिल सके या उसके मरणोपरांत उसके परिवार को कोई सहयोग मिल सके। यह पहली बार हो रहा है कि संजू के परिवार को हम मदद दे पा रहे हैं, वो भी इसलिए कि अचानक से एक प्रोग्राम बना कि भाई प्रेस एसोसिएशन ने निर्णय ले लिया कि सबका बीमा कराया जाएगा। आज उस पहल का लाभ उसके परिवार को मिल पा रहा है। तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, और भविष्य में भी मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की योजनाएं बने जो पत्रकारों के हित में हों। जैसे कि मकान के लिए बोल रहे हैं, आवास के लिए बोल रहे हैं। एक योजना और बनी थी बीच में कि कुछ डोनेशन वगैरह अपन लोगों से लें और इस प्रकार का एक फंड बनाएं जिसमें पत्रकारों को आकस्मिक कोई असुविधा हो तो उसमें अपन मदद कर सकें। तो इस प्रकार की योजनाएं भी अपन बना सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि प्रेस एसोसिएशन इस संबंध में आगे और काम करें, और हम सबका सहयोग उन्हें मिलता रहेगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ, और हमेशा हम उनके साथ खड़े रहेंगे पत्रकारों के हित के लिए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी का जो दुखद घटना हमारे बीच संजू भाई की हुई है, बहुत ही हृदय विदारक है।
और मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जो पत्रकार हैं हमेशा देश दुनिया के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं। हम अधिकारियों के, नेताओं के, सबके बारे में लिखते हैं, पूरे समाज के बारे में लिखते हैं। लेकिन एक पत्रकार किस परिस्थितियों में अपने परिवार का पालन पोषण करता है, किस परिस्थितियों में वो ज़िंदगी में संघर्ष करता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। और इस प्रकार से जब कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो हम लोगों को बार बार इसके बारे में एक मंथन करने की आवश्यकता पड़ती है। मैं रामचंद्र शर्मा भैया का और जो प्रेस क्लब के जो प्रयास है, जो बीमा के संबंध में मैं काफ़ी दिनों से पढ़ता था और पत्रकारों के लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल की और एक अच्छा प्रयास किया, तो आज उसका लाभ जैसे चर्चा में मैंने सुना कि संजू भाई को, उनके परिजनों को मिल पाएगा। आप सभी से मैं इस अवसर पर यही आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी को संगठित होकर के जो पत्रकार बिरादरी जो हमेशा हर रिस्क को, हर प्रकार से खतरे को मोल लेकर के अपने काम को अंजाम देता है, उनके भी भविष्य की सुरक्षा को लेकर के कोई उचित पहल करें। और आज के इस अवसर पर मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। जिनके लिए आयोजित की गई है और शायद मैं, पात्रो जी और संजीव, हम तीनों ने लगभग एक साथ ही पत्रकारिता शुरू की थी यहाँ। पात्रो जी उड़ीसा से आए थे, वो झारखंड से आए थे, मैं यहीं का था। तो एक जो लैंग्वेज का डिफरेंस होता था, पात्रो जी को हिंदी समझने में दिक्कत होती थी और संजीव भैया थोड़ा सा झारखंडी शब्द ज़्यादा होते थे। तो हम तीनों कहीं घूमते थे, एक साथ हम तीनों की टिकरी रहती थी। फिर धीरे धीरे फिर मैं यहाँ से बाहर गया, रायपुर गया, फिर दिल्ली से जब लौट के आता था तो संजीव भैया को दिखता था, तो वो और क्राइम में ज़्यादा डेप्थ में घुस गए थे वो। और जब हम काम करते थे, यहाँ पे सब सारे साथी पत्रकार हैं, किसी से भी पूछोगे देखोगे तो हमारे इंसान अच्छे थे, किसी से मिले हाथ जोड़, मतलब कभी कोई अकड़ नहीं, कभी कोई गुस्से में भी नहीं देखा होगा उनको। और उनकी जो रेलवे की बीट थी या क्राइम की जो भी बीट थी, जितना डेप्थ में वो आदमी घुसा हुआ था, उन्हीं की बात करती थी। और संजीव भैया के साथ हम गए तो पूरा उनको रायगढ़ भी घुमाए हूँ, उनको चाहे पात्रो जी हो, हम लोग अच्छी अच्छी जगह गए, चाहे हाथी का दौड़ाना हो, चाहे वो भालू दौड़ाए, जो भी हो। तो बस यही है। कल जैसे कल ही पता चला मेरे को, क्योंकि इससे पहले कश्यप सर बताए थे मेरे को कि संजीव रिकवर कर रहा है, ठीक हो रहा है, तो हम वेट कर रहे थे कि कभी छुट्टी मिलेगा तो जाएंगे देखने के लिए रायपुर वगैरह। और अचानक से कल दोपहर में आया तो दुख का तो क्षण है ही, क्योंकि संजीव भाई है और क्या बोले, चला गया तो चला गया और कुछ तो बोल ही नहीं सकते उसके लिए। ये उम्र नहीं थी जाने की, क्योंकि यंग है, क्योंकि इससे पहले जस्ट बसंत गया हुआ था। बसंत भी हम लोग आप शादी में शुरू किए थे, कैसे कश्यप जी, बसंत भी था बढ़िया, वो भी भैंसगढ़ी वाला चीता था हमारा, कहीं भी जाओ मैं भाग जाता था तुरंत। संजीव का भी ऐसा था कि कहीं भी कुछ मिले संजीव तुरंत भागता था, नहीं सोचता था कि 4 बज रहा, 3 बज रहा, 5 बज रहा है, शादी भी हुए, बच्चे भी है, तो उसी एनर्जी और उसी एक हंसता हुआ मुस्कुराता चेहरा था उसका। मैं रायगढ़ में आया था जब बसंत हुआ, तो कुछ समझ नहीं हुआ था मेरे को। और संजू एक ऐसा चेहरा था ना, और मेरे को अब वो क्षण याद आ रहा है कि जब हर साल ईद में कुछ लड़के हैं, कुछ यहाँ भी बैठे हैं, ये लोग मेरे को विश करने मेरे घर जरूर आते थे। मैं इनको चाहे बुलाऊँ चाहे ना बुलाऊँ, कुछ लड़के हैं यहाँ भी, कुछ हैं और कुछ नहीं भी हैं, ये लोग आ करके अब मेरे को हर ईद में मेरे को लगता है मेरे को वो दिन या वो संजू मेरे को जरूर याद आएगा। कहाँ चले गए थे वो दिन, जब आएगा मेरे साथ, जब वो लड़के फिर से मेरे घर ईद में विश करने आएंगे और वो नहीं रहेगा ना, तो वो बहुत अभी लगता है। लेकिन इन सब के बीच जो हमारे लिए कभी नहीं हो रहा था और जो शुरू हुआ है, और रामचंद्र भैया, प्रमोद भैया, प्रवीण भैया, ये सारे जो मेरे अग्रज हैं, और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग जो कदम उठाए हैं, मैं हर पल और हर कदम में अपने साथियों के साथ में, सब लोगों के साथ मिलकर आप लोगों का पूरा सहयोग देंगे। और संजू की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, उसके परिवार को ईश्वर खुदा उनको सहन की शक्ति दे, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। अफसोस इस बात का है कि मैं इस श्रद्धांजलि सभा में सिर्फ आ पाया, उनके उस 2 मिनट के क्षण के लिए मैं रुक नहीं पाऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ विश्वेश ठाकरे जी आज पहला दिन है उनका, वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। उनके साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा। मैं मतलब बता नहीं सकता कि ऐसा कोई दिन नहीं था कि हम मिलते नहीं। रोज़ मेरा भी रेलवे का बीट था, उनका भी था, रोज़ दोपहर हम एक बार मिलते थे।
इवन जब मेरा बेट छूट भी गया रेलवे का, जब दुर्गा आ गए तो रेलवे देखने लगे, तो मैं संजू भैया भी मेरे को मतलब फ़ोन करते थे कि भाई आज मिले नहीं, तो मैं बताता भैया सॉरी। ये दिन मतलब वो दिन मुझे याद है। और उस दिन जब भैया लोग रायपुर गए, मेरे को फ़ोन की, मैं सुबह से फ़ोन किया था कि भैया मैं भी जाऊँगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो मतलब कुछ कारणवश भैया बोले कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मैं बोला कोई बात नहीं। दीपक भैया बोला आप लोग जाइए, मैं कल शाम को आऊँगा। मैं घर गया, खाना खा के बिस्तर पे लेटा था, और हर रोज़ की तरह जैसे मैं उनको सॉरी बोलता था कि दोपहर में नहीं मिल पाया भैया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कल मिलेंगे। तो वही मैं उनको बोला, मन में ये बात सोचा कि भैया मैं आज तो आ नहीं पाया रायपुर आपसे मिलने, लेकिन कल मैं जरूर रात को 10 बजे आऊँगा। बस मैं इतना सोच के लेटा ही था कि 4 मिनट बाद संदीप भैया का फ़ोन आ गया, और संदीप भैया बोलने लगे कि भाई संजू हमारे बीच नहीं रहा। मतलब ये मेरे लिए इतना बुरा अनुभव था, और मैं उसको मतलब उसके बाद देखो नींद ही नहीं आई रात को, और मैं सोच रहा था, मैं फ़ोन कट कर दिया, बात नहीं कर पाया उनसे। तो चीज़ें हैं तो ये आंसू देखते हुए मेरी भी आंखें नम हो गई थी, मुझे तो रुलाई सी आ रही थी। और अभी भी संजू से मेरी 2-4 मुलाकात हुई थी, मेरे पेश में आया था, और कल से उसका चेहरा रह मेरी आंखों के सामने आ गया। बिला शक उसका निधन उसके परिवार के लिए जितनी बड़ी क्षति है, उतनी ही बड़ी क्षति उसके पत्रकार साथियों के लिए भी है, और जिसकी पूर्ति हो नहीं सकती। जब भी कभी उससे बातचीत की मैंने, तो मुझे लगा कि उसमें अपने समय और समाज को लेकर गहरी समझ है, और वो उस समझ के जरिए अपनी रिपोर्टिंग्स तैयार करता है, और बहुत ही स्वस्थ और बेहतरीन रिपोर्टिंग मैंने उसकी पढ़ी है। बहुत से संवेदनशील मुद्दों में भी उसकी रिपोर्टिंग पढ़ी है। रेलवे में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पर उसकी कलम ने इतनी पैनी अभिव्यक्ति दी है कि उसको उन रिपोर्टिंग्स को बुलाया नहीं जा सकता। उसका निधन हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन उसे हम ईश्वर की इच्छा के तौर पर स्वीकार करना होगा हमें। और उसके बाद हमें यह सोचना होगा कि कल फिर किसी पत्रकार के साथ ऐसा हादसा होता है और हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, उसके दुखी परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि हम सिर्फ हमारे लिए हैं, सिर्फ हम अपने लिए जी रहे हैं, अपने साथियों के लिए हमारा कोई दायित्व नहीं है क्या? जब साथियों के लिए दायित्व की बात आती है तो साथियों को एक होने की जरूरत पड़ती है। साथियों को ये स्वीकार करना पड़ता है कि जब तक हम एक नहीं होंगे, एक दूसरे के दुख को बांट नहीं पाएंगे, एक दूसरे के सुख में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो हमें अपने दुख सुख में साथ रहने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। यहाँ रायगढ़ प्रेस एसोसिएशन की शुरुआत हुई और शुरुआत के साथ ही ये बात सामने आई कि पत्रकारों का जीवन हमेशा खतरों से घिरा रहता है। कभी भी उनके साथ कहा तो ये जाता है कि घर से बाहर निकलने का निश्चित समय रहता है पत्रकार का। 10 बजे घर से निकलना है, हमारे 10 बजे वो घर से निकल जाता है, लेकिन उसकी वापसी का कोई निश्चित समय नहीं रहता। कभी कभी वो वापस भी नहीं होता। तो ये जो शुरुआत हुई बीमा की, ये सुविधा उपलब्ध है, तो इस सुविधा का लाभ हम अपने साथियों को दे सकते हैं। और इस सिलसिले में जैसे पहल रामचंद्र शर्मा जी ने की, उन्होंने एक एक घर जाकर एक एक पत्रकार से वो फॉर्म भरवाया, दस्तखत करवाया, और आज ये उन्हीं के उस प्रयास का नतीजा है कि एक छोटी सी रकम की सही, लेकिन संजू के परिवार को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के करीब 36 संगठन हैं, लेकिन इन संगठनों के माध्यम से क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है बताइए। सम्मेलन होते हैं, किसी नेता लोगों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुला लिया जाता है, स्मारिकाएं छपवा दी जाती हैं और कुछ नहीं होता। सरकार की कई योजनाएं हैं जिनका लाभ छत्तीसगढ़ के बहुसंख्य पत्रकारों को नहीं मिल रहा है। जैसे पेंशन की योजना है, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन की योजना है, लेकिन उसमें वो अधिस्वीकृति वाला रंगा है। अधिस्वीकृत होना आवश्यक है और स्वीकृति के नियम इतने जटिल हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में 2 या 4 ऐसे पत्रकार हैं जिनको उस पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। तो ऐसे पेंशन योजना का क्या फायदा? तो पत्रकारों के संगठन का यह दायित्व है कि वो उस नियम में उस तरह के संशोधन करवाएं ताकि उसका लाभ हर किसी को मिले। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं। तो जो बात थी वो संक्षिप्त में तो यही है, भविष्य में हम एक रहें, एकजुट रहें और अपने पत्रकार बिरादरी जो हमेशा असुरक्षित रहता है उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंतन करें। उसके लिए जैसा कि कहा, सेमिनार भी आयोजित किया जाए, कार्यशालाएं आयोजित की जाए और पत्रकारिता को उसके सामाजिक और नैतिक सरोकारों से जोड़कर रखें ताकि पत्रकारों के प्रति भी जो एक सामान्य जनभावना है वो बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो हम अगर हमारे सामाजिक सरोकारों और नैतिक सरोकारों को लेकर के आगे बढ़े तो हो सकता है कि हमें भी समाज का सहयोग मिले, क्योंकि हम भी उसी समाज से हैं। जैसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, दिवंगत पत्रकारों के स्मृति में जो हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया था, उसका इतना अच्छा प्रतिसाद मिला, लोग तारीफ करने लगे कि पत्रकार भी ऐसा कर सकते हैं क्या। उनके परिवार के लोग वहां पहुंचे हुए थे, उनके आंखों में आंसू थे, रो पड़े कई परिवार के लोग। तो हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हम खाली जगत की भलाई ही करते रहें, समाज को ही देखते रहें। अब संजीव ने भी पत्रकारिता करते हुए अपने पत्रकारिता के भविष्य को लेकर तो सोचा ही होगा, उसने अपने परिवार को भी के लिए भी सोचा होगा, उसने भी सपने देखे होंगे, लेकिन एक हादसा उसके सपने को चूर चूर कर चला गया। क्या सपना देखा होगा उसने? तो हम सपना हम भी देखते हैं, देखना भी चाहिए, लेकिन हमारा सपना ऐसा ही असमय चूर चूर ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो जिस जगह ये हादसा हुआ, हम को अगर उस जगह में जो अनियमितता हो उसके निर्माण में हमको अगर पहले पता चला होता तो हम उसकी खबर जरूर छापते ताकि लोगों को उसका खामियाजा न भुगतना पड़े। आज उसी जगह की वजह से हमारे बीच का एक साथी हमसे विलग हो गया। तो हमको ऐसी चीजों को लेकर भी अपनी कलम चलानी चाहिए और ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे को लेकर के भी हमको लिखना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं इस स्थिति के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अंत में फिर मैं संजीव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सभी से मेरा आग्रह है। सभी को नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। एक बार फिर हम उनके परिवार के लिए सभी सोच संतप्त हैं। भविष्य में जो भी होगा वो बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज भाई संजीव हमारे बीच नहीं है, काल ने हमसे उनको छीन लिया है। आप सभी से निवेदन है कि 2 मिनट का मौन धारण कर उनके परिवार को संबल प्रदान करने के लिए मजबूती दें और भाई संजीव की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए मौन धारण करें।
ओम शांति। भैया इधर इधर नीलेश मिश्रा, सुनील पंडा, मनोज देवांगन, इधर देख के धीरेन्द्र कुमार यादव, ये रमेश अग्रवाल, प्रमोद दिया बाल सहोदर जी, रोहित नामदेव है क्या? प्रतीक